हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम सितंबर फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस पीडीएफ कोर्स के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। The Indian Air Force contingent is taking part in which biennial multilateral tri-service exercise in Egypt? भारतीय वायुसेना मिस्र में किस द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास में भाग ले रही है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। आपको जानना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट यानी कि भारतीय वायुसेना का दल कायरो वेस्ट एयरबेस जो कि इजिप्ट में है, यहाँ के लिए रवाना हो चुका है, क्योंकि कायरो में एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 के बीच आयोजित की जा रही है। आपको बता दें, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 ये एक बाइनियल मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। पहली बार इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सऊदी अरबिया, ग्रीस एंड कतर, इनके जो एयरफोर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत की ओर से 5 MiG-29, 2 IL-78, 2 C-130 एंड 2 C-17 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं इंडियन एयरफोर्स की जो गरुड़ स्पेशल फोर्सेस हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। Which automotive manufacturer developed the BS6 Stage 2 electrified flex fuel vehicle prototype? किस ऑटोमोटिव निर्माता ने BS6 Stage 2 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल प्रोटोटाइप विकसित किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर। आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, इन्होंने नई दिल्ली में वर्ल्ड के फर्स्ट BS6 स्टेज 2 के प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है। इसका नाम है इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। इसे डेवलप किया है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने। आपको बता दें, एक इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल यानी कि उसमें फ्लेक्सी फ्यूल इंजन और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन दोनों ही तरह की जो है फीचर उसमें होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो एथेनॉल यूज़ है वो काफ़ी बढ़ जाता है और जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो व्हीकल है वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह कार्य करता है, जिससे कि उसकी जो एफिशिएंसी है, फ्यूल एफिशिएंसी, वो 30 to 50% हायर हो जाती है, क्योंकि 40 to 60% वो जो है ईवी मोड पर चल सकता है विद इंजन शट ऑफ। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के MD एंड CEO मसाकाजू योशिमुरा हैं। विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद 5 बैडमिंटन प्लेयर्स लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रांकिरेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जोली एंड गायत्री गोपीचंद? किस बैंक ने 5 बैडमिंटन खिलाड़ियों लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रांकिरेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन ए है, DBS बैंक। जानिएगा, DBS बैंक इंडिया ने 5 बैडमिंटन प्लेयर्स के साथ अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है। इनका नाम है लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रांकिरेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जोली एंड गायत्री गोपीचंद। इस पार्टनरशिप के तहत जो DBS बैंक है ये पूरे देश भर में जो है ऑडियंस से कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, तो एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर अपना नियुक्त किया है इन 5 बैडमिंटन प्लेयर्स को। DBS बैंक की बात करते हैं तो सिंगापुरियन मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन है ये। इसका हेडक्वार्टर्स मरीना बे डिस्ट्रिक्ट सिंगापुर में है। इसकी टैगलाइन है लीव मोर बैंकलेस। सुरजीत सोम इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं भारत में। और हाल ही का करंट अफेयर आपने देखा भी होगा, रजत वर्मा को भारत में जो इनकी इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग है इसका मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड नियुक्त किया गया है।
वेयर वॉज द थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी आइकॉन्स 2023 इनोग्रेटेड? संरचनात्मक अखंडता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है ममल्लापुरम, तमिलनाडु। जानेगा थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी आइकॉन्स 2023, इसे ममल्लापुरम तमिलनाडु में इनोग्रेट किया गया। इसका इनोग्रेशन डॉक्टर एन कैलाई सेल्वी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में। आइकॉन्स 2023 को ऑर्गेनाइज किया गया इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, सोसाइटी फॉर फेलर एनालिसिस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कलपक्कम चैप्टर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स कलपक्कम चैप्टर एंड इंडियन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी सोसाइटी के द्वारा। Who released a postage stamp in memory of दादी प्रकाशमणि, former chief of ब्रह्म कुमारीज? ब्रह्म कुमारीज की पूर्व प्रमुख दादी प्रकाशमणि की स्मृति में डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू। जानेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाशमणि, जो कि ब्रह्म कुमारीज की फॉर्मर चीफ रह चुकी हैं, इनकी स्मृति में पोस्टेज स्टाम्प रिलीज किए हैं राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में। आपको बता दें जो दादी प्रकाशमणि है, इन्होंने ब्रह्म कुमारीज मूवमेंट को हेड किया। ब्रह्म कुमारीज मूवमेंट वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। ये स्टैंप रिलीज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के माई स्टैंप इनिशिएटिव के तहत, और इसके जरिए दादी प्रकाशमणि की 16th डेथ एनिवर्सरी है उसको स्मरण किया जा रहा है। ब्रह्म कुमारीज जो है एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है जो कि हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से शुरू हुआ था ड्यूरिंग 1930s। How many TB patients did the Indian Air Force pledge to support as part of the निक्षय मित्र स्कीम? भारतीय वायुसेना ने निक्षय मित्र योजना के तहत कितने टीबी रोगियों को सहायता देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की? सही आंसर ऑप्शन बी है 765। जानेगा इंडियन एयरफोर्स ने एक प्रतिबद्धता जो है दर्शाई है कि हम निक्षय मित्र स्कीम के तहत 765 टीबी पेशेंट्स को सपोर्ट करेंगे। जो निक्षय मित्र है ये एक इनिशिएटिव है अंडर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसका मकसद है 2025 तक भारत से टीबी को एलिमिनेट करना। ग्लोबली टारगेट क्या है 2030 तक, लेकिन हमारे भारत में टारगेट है 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना। आपको बता दें निक्षय मित्र स्कीम सबसे पहली बार 2018 में लॉन्च की गई थी। इसके तहत एडिशनल डायग्नोस्टिक, न्यूट्रिशनल एंड वोकेशनल सपोर्ट दिया जाता है बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, कॉर्पोरेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस एंड इंडिविजुअल्स, उन सभी को जो भी टीबी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। विच स्कीम वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023 गोल्ड? किस योजना ने ई गवर्नेंस 2023 गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है स्वामित्व। जानिएगा स्वामित्व यानी कि सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की, इसे नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023 गोल्ड दिया गया है फॉर एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। ये अवार्ड इन्हें 26 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस के दौरान दिया गया, जिसे विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन्स के थीम पर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। तो एक क्वेश्चन इसी में ये भी है कि 26 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कहाँ आयोजित किया गया? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। थीम क्या रहा? विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन्स। स्वामित्व स्कीम की बात करें अप्रैल 24 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद है जो भी प्रॉपर्टी ओनर्स हैं विलेज इनहेबिटेड एरिया में, उनको ओनरशिप प्रोवाइड की जाए बाय यूजिंग लेटेस्ट ड्रोन एंड GIS टेक्नोलॉजी, जिससे कि उनके लिए बैंक लोन लेना आसान हो जाए, क्योंकि उनके पास अब प्रॉपर्टी भी होगी कुछ दिखाने के लिए, है ना, और भी जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं उनका वो लाभ ले सकते हैं, और जो भी लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होती है उनका सेटलमेंट किया जा सके। वर्ल्ड संस्कृत डे 2023 वॉज सेलिब्रेट ऑन विच डे? विश्व संस्कृत दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है अगस्त 31। जानेगा वर्ल्ड संस्कृत डे, ये श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, यानी कि जो रक्षाबंधन का फेस्टिवल है उसी दिन ये मनाया जाता है। साथ ही इस दिन जो पाणिनि है, जो संस्कृत स्कॉलर एंड ग्रामेरियन रहे हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। संस्कृत आप सभी जानते हैं मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इसको बोलते हैं, और इस बार 2023 में 31 अगस्त को
वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया गया है। देखिए जो अगस्त वाला क्वेश्चन है ना, ये स्पेसिफिकली इसमें अगस्त लिखा है। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, तो इन्हें अगस्त की ही पीडीएफ में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, ताकि सितंबर में आपको ये अगस्त वाला करंट अफेयर ना आए। तो अगस्त की ही पीडीएफ जो मंथली पीडीएफ बनेगी उसके लास्ट में इन क्वेश्चंस को डाल देंगे जो अगस्त वाले हैं, जिसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगस्त। 1969 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्शन जारी किए थे कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पर संस्कृत डे मनाया जाएगा। एक क्वेश्चन ये है ऐसा ही अगस्त का, इसको भी पीडीएफ में लास्ट में हम डाल देंगे, ठीक है, सेम ऐसे ही। ये दो क्वेश्चन है ऐसे। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व्ड इट्स 40th फाउंडेशन डे ऑन अगस्त 25, 2023। 25 अगस्त 2023 को किस संगठन ने अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया? सही आंसर ऑप्शन डी है, सी डॉट। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि सी डॉट, जो कि एक प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, इसका 40th फाउंडेशन डे 25 अगस्त 2023 को मनाया गया। और ये फाउंडेशन इवेंट जो है इनोग्रेट किया गया देव सिंह चौहान द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं। चौहान ने सी डॉट का एंटरप्राइज सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ESOC को भी इनोग्रेट किया है सी डॉट कैंपस न्यू दिल्ली में। साथ ही त्रिनेत्र को भी लॉन्च किया है। त्रिनेत्र क्या है? ये कई सारे जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है। सिक्योरिटी सिस्टम जैसे सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन एंड ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, डेटा लॉस प्रिवेंशन, यूजर एंड एंटिटी एंड बिहेवियर एनालिटिक्स, मल्टी सोर्स थ्रेट इंटेलिजेंस, इन सभी का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये 24/7 रियल टाइम एक्सटेंडेबल साइबर सिक्योरिटी स्टेटस एंड डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन ऑफ साइबर थ्रेट्स प्रोवाइड कराता है। सी डॉट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजकुमार उपाध्याय हैं। How many crore rupees did the Defence Acquisition Council DAC approve for enhancing the operational capabilities of the armed forces? रक्षा अधिकरण परिषद ने सशस्त्र बलों की प्रचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृति दी? सही आंसर ऑप्शन सी है, 7800 करोड़ रुपीस। आपको जानना चाहिए डिफेंस इक्विजिशन काउंसिल, इसकी मीटिंग हाल ही में हुई है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इन्होंने 7800 करोड़ रुपए के जो कैपिटल इक्विजिशन प्रपोजल है उनको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो है प्रोवाइड कराई है, यानी कि इतने का बाय करेंगे ये लोग ना डिफेंस में। तो इससे क्या होगा, जो इंडियन एयरफोर्स की एफिशिएंसी वो बढ़ेगी। और इसके तहत ये जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट ऑन Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स, इसको भी इंस्टॉल करेंगे, प्रोक्योर करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से। The Ministry of Heavy Industries has designated which entity as the independent engineer for the PLI ACC scheme? भारी उद्योग मंत्रालय ने PLI ACC योजना के लिए किस इकाई को स्वतंत्र अभियंता के रूप में नामित किया? सही आंसर ऑप्शन है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने जो है 30 गीगावाट आवर्स की कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए 3 कंपनीज को चुना है। एक तो है ओला सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ACC एनर्जी स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी स्टोरेज लिमिटेड। साथ ही भी कहा है कि 2030 तक 50 गीगावाट आवर का प्रोडक्शन करने के लिए हम जो है अनदर 20 गीगावाट आवर जो है किसी कंपनी को देने के लिए प्रोसेस में है। तो ये जो पूरा कार्य दिया गया है इन तीनों ही कंपनीज को, तीनों ही बेनिफिशरीज को, इसको मॉनिटर कौन करेगा? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट इंजीनियर नियुक्त किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने आपको बता दें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम लॉन्च की थी फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज जून 2021 में, ताकि देश भर में 18,100 करोड़ रुपए की लागत से गीगा स्केल ACC मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप की जा सके। द बुक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इज अ कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेस डिलीवर्ड बाय विच एमिनेंट लीडर? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पुस्तक किस लीडर द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन है? सही आंसर ऑप्शन ए है, नरेंद्र मोदी। पहले वाली फोटो तो ऐसे लगी है रविन्द्रनाथ टैगोर हो। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस बुक के 2 वॉल्यूम लॉन्च किए हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो सेकंड टर्म रहा, इसमें जो भी इन्होंने स्पीचेस दी हैं जून 2020 से मई 2021 और जून 2021 से मई 2022 के बीच में, उनको लॉन्च किया गया है भोपाल में।
इनको कंपाइल किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत आने वाले पब्लिकेशन डिवीजन के द्वारा। विच ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेटेड टू क्रिएट द कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड। कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड किन संगठन द्वारा तैयार की गई है? सही आंसर ऑप्शन डी है एनसीईआरटी एंड यूनेस्को। देखिए, यूनियन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने एक नोवेल कॉमिक बुक लॉन्च किया जिसका टाइटल है लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस बुक को लॉन्च किया गया है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी एंड यूनेस्को न्यू दिल्ली के एफर्ट्स के द्वारा। आपको बता दें इस बुक में जो है स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम SHWP के बारे में बताया गया है। SHWP आयुष्मान भारत कैंपेन जो कि अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था, इसके तहत ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स का। इसके तहत इसका मकसद ये है कि हेल्थ एजुकेशन कैसे कैसे डिजीज से बचा जा सकता है, कैसे हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कराना। विच मेट्रो विल रिप्लेस स्टील थर्ड रेल विथ कंपोजिट एल्यूमिनियम। कौन सी मेट्रो रेल स्टील थर्ड रेल को कंपोजिट एल्यूमिनियम से बदलेगी? सही आंसर ऑप्शन सी है कोलकाता मेट्रो। देखिए, कोलकाता मेट्रो रेलवे जल्द ही लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिक, इस्तांबुल, यहाँ की जो मेट्रोज़ हैं इन्हीं के पार आ जाएगी, एट पार विद दीज मेट्रोज़, यानी कि इन्हीं के लेवल पर आ जाएगी, क्योंकि जल्द ही ये अपने जो बार है, जो रेल बार है ना, उसको स्टील के जो रेल बार है उसको कंपोजिट एल्यूमिनियम से बदल देगी। देखिए यहाँ पर लिखा है थर्ड रेल इज़ अ लाइव रेल दैट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक पावर टू अ ट्रेन थ्रू अ कंडक्टर प्लेस्ड आउटसाइड द रेल्स। तो कोलकाता मेट्रो ने डिसाइड किया है कि हम कंपोजिट एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे, कंपोजिट एल्यूमिनियम थर्ड रेल यूज़ करेंगे अपने सभी कॉरिडोर्स के लिए। कोलकाता मेट्रो में अभी तक जो पावर दी जाती है ना, वो स्टील थर्ड रेल के द्वारा दी जाती है। मैं भी आपको दिखाऊंगा रेल का मतलब क्या है। रेल का मतलब एक बार होता है, बार यानी कि एक जैसे ईंट होती है ना, इस तरह का एक बार समझ सकते हैं, कोई छड़ी को भी बार कहते हैं। तो देखिए, थर्ड रेल करंट कलेक्टर जो होता है ये स्टील का बना होता है, और जो मेट्रो का रेक है उस पर ये फिट रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है कैच करता है थर्ड रेल से, और वो जो है ट्रेन को सप्लाई की जाती है। तो पिछले 40 सालों से जो कोलकाता मेट्रो रेलवे है, इसमें जो ये थर्ड रेल बना हुआ है ये स्टील का बना हुआ है। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये कंपोजिट एल्यूमिनियम को यूज़ करेंगे ताकि मेंटेनेंस घट सके, है ना, मेंटेनेंस ज़्यादा ना रखनी पड़े, लाइफ साइकिल कॉस्ट भी इसकी घट सके, और जो पेंटिंग का खर्चा जो आता है हर 5 साल में वो भी बच सके। कोलकाता मेट्रो रेलवे आप सभी जानते हैं इंडिया का फर्स्ट मेट्रो है। 24 अक्टूबर 1984 को लॉन्च किया गया था। देखिए यहाँ पर, देखिए आप पहले वाली फ़ोटो छोड़िए, दूसरे वाली में देखिए, ये देख रहे हैं आप, जो येलो कलर की पूरी एक बार लगा हुआ है, इसे बोलते हैं थर्ड रेल। तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, पावर सप्लाई देती है ट्रेन को। आगे इंसुलेटर भी हैं, तो यहीं से एक रोड कनेक्ट रहती हैं उसमें ट्रैक के साथ। ऊपर भी देख सकते हैं आप, येलो कलर की जो है थर्ड रेल है, थर्ड रेल बोलते हैं इसको, रेल मतलब बार टाइप। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बूस्ट कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन। भारत किस देश ने नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत ये सिविल एविएशन में जो सहयोग है उसको बढ़ाएंगे, जैसे कि नए रूट्स की शेड्यूलिंग करना, कोड शेयर सर्विसेज, ट्रैफिक राइट्स एंड कैपेसिटी इंटाइटलमेंट। एक और करंट अफेयर जानिएगा इंटरनेशनल। इंडिया और बांग्लादेश ने 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग हाल ही में ढाका में कंडक्ट किया है। इस मीटिंग को को चेयर किया गया डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमान ने, और इनके जो बांग्लादेशी काउंटर पार्ट हैं लेफ्टिनेंट जनरल वाकेर उज जमान के द्वारा। इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में ना, कई बार देखा मैंने बैंक एग्जाम में भी, जो ये डायलॉग होते हैं ना कि 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग या थर्ड डायलॉग, इस तरह के पूछ लेते हैं क्वेश्चन। जनरली देखने से लगता है कि ऐसे नहीं पूछ पाएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। विच स्टेट possesses द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइनर इरीगेशन MI स्कीम्स इन द कंट्री। देश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में है? सही आंसर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजोनेशन, इन्होंने 6th सेंसस ऑन माइनर इरीगेशन स्कीम्स रिपोर्ट जारी की है।
इसमें बताया गया है कि देश भर में 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं, जिनमें से 21.93 मिलियन ग्राउंड वाटर स्कीम है, वहीं 1.21 मिलियन सरफेस वाटर स्कीम्स हैं। यानी कि ज़्यादा केस कौन सी है? ग्राउंड वाटर 94.8% और सरफेस वाटर स्कीम कितनी है? 5.2%। अगर हम लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम्स की बात करें हमारे देश में, तो ये उत्तर प्रदेश में, इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु। अगर हम ग्राउंड वाटर स्कीम्स की बात करें तो इसमें भी उत्तर प्रदेश लीडिंग स्टेट है, फिर महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर तमिलनाडु और फिर तेलंगाना है। अगर हम सरफेस वाटर स्कीम्स की बात करें तो इसमें सबसे अग्रणी महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। ग्राउंड वाटर स्कीम्स में डग वेल्स, सेलो ट्यूब वेल्स, मीडियम ट्यूब वेल्स, डीप ट्यूब वेल्स, ये सभी आते हैं। जबकि सरफेस वाटर स्कीम्स में सरफेस फ्लो एंड सरफेस लिफ्ट स्कीम्स आती हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि ये तो 6th माइनर इरिगेशन सेंसस है, जो 5th सेंसस यूज़ की गई थी, तो उससे अगर हम अब कंपेयर करें तो 1.42 मिलियन MI स्कीम्स में जो है इंक्रीज देखने के लिए मिला है। नेशनल लेवल पर ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर स्कीम्स में 6.9% एंड 1.2% रेस्पेक्टिवली इंक्रीज देखने के लिए मिला है। MI स्कीम्स में सबसे ज़्यादा जो शेयर है डग वेल्स का है, उसके बाद शैलो ट्यूब वेल्स, फिर मीडियम ट्यूब वेल्स, फिर डीप ट्यूब वेल्स। महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट है डग वेल्स में, सरफेस फ्लो एंड सरफेस लिफ्ट स्कीम्स में। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या पंजाब, ये 3 लीडिंग स्टेट्स हैं शैलो ट्यूब वेल्स, मीडियम ट्यूब वेल्स एंड डीप ट्यूब वेल्स रेस्पेक्टिवली। यानी कि शैलो ट्यूब वेल्स में उत्तर प्रदेश है, मीडियम ट्यूब वेल्स में कर्नाटक है, डीप ट्यूब वेल्स में पंजाब है। जो ज़्यादातर MI स्कीम्स हैं ये प्राइवेट ओनरशिप के तहत हैं, ये आपको जानना चाहिए। ग्राउंड वाटर स्कीम्स, इसमें प्राइवेट एंटिटीज़ के पास 98.3% ओनरशिप है, वहीं सरफेस वाटर स्कीम्स में 64.2% प्राइवेट ओनरशिप है। अच्छा, अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो अगर हम इंडिविजुअली ओन्ड स्कीम की बात करें तो 18.1% जो MI स्कीम्स हैं ये इसकी ओनर महिलाएं हैं। तो ये रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस रिपोर्ट जारी की गई है। Who has been appointed new president of the Film and Television Institute of India FTII? भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान FTII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है आर माधवन। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक्टर आर माधवन को फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी का प्रेसिडेंट, साथ ही गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया है। इनसे पहले इस पद पर शेखर कपूर थे, जिनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 को एंड हो गया। आपको जानना चाहिए FTII सोसाइटी के बारे में। इसको हेड करते हैं चेयरमैन और 12 नॉमिनीज भी होते हैं, जिनमें से 8 को पर्सन्स ऑफ एमिनेंस कैटेगरी के तहत नॉमिनेट किया जाता है, वहीं बाकी के 4 FTII एल्यूमिनस होते हैं। ये पुणे स्थित संस्थान है, इसकी स्थापना 1960 को हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इसका एक सेंटर अरुणाचल प्रदेश में भी स्थापित किया जाएगा। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन CEO एंड चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है जया वर्मा सिन्हा। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन एंड CEO नियुक्त किया है। इनका टेन्योर 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। ये इस पद पर अनिल कुमार लाहौती को सक्सीड कर रही हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि रेलवे बोर्ड की 118 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला इसकी चेयरपर्सन और CEO बनी है। रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। इन विच मंथ नेशनल न्यूट्रिशन मंथ इज सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है सितंबर। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये 1 से 30 सितंबर के बीच 6वां राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट कर रही है। इस साल इस राष्ट्रीय पोषण माह का ऑब्जेक्टिव है कि लाइफ साइकिल अप्रोच के थ्रू जो भी मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको टैकल करना। आपको जानना चाहिए इस बार राष्ट्रीय पोषण माह का थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। इंग्लिश में कहें न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एजुकेटेड इंडिया, एम्पावर्ड इंडिया। पोषण की फुल फॉर्म होती है प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ये जो पोषण अभियान है इसका मकसद है 6 साल तक के बच्चे, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर्स
इनमें जो न्यूट्रिशनल नीड है उनकी आपूर्ति करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को जो है पोषण अभियान के रूप में 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया था, ताकि देश में जो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जा सके। व्हेन इज द वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड? विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 2 सितंबर। वर्ल्ड कोकोनट डे हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड कोकोनट डे 2023 का थीम है सस्टेनिंग कोकोनट सेक्टर फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। आपको जानना चाहिए इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 2 सितंबर 1969 को एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी की स्थापना की गई थी और इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था कि 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाएगा। साल 2009 में जो है वर्ल्ड कोकोनट डे बनाया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन की 40th एनिवर्सरी के मौके पर। आपको जानना चाहिए भारत लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्री है और सेकंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। कहीं कहीं आपको इंडोनेशिया भी देखने के लिए मिलेगा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, पर ये मैं आपको PIB के थ्रू बता रहा हूँ कि भारत लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। भारत में अगर हम लीडिंग स्टेट्स की बात करें कोकोनट के मामले में तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल है। उत्केला एयरपोर्ट वॉज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है उड़ीसा। जानिएगा मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन MOS जनरल विजय कुमार सिंह रिटायर्ड। इन्होंने उत्केला एयरपोर्ट जो कि कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है इसको इनोग्रेट किया है। साथ ही उत्केला और भुवनेश्वर के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट को भी इनोग्रेट किया है या उसको हरी झंडी दिखाई है। उत्केला एयरपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा द्वारा ओन्ड है। अच्छा, बाकी आप जानते हैं उड़ीसा में एक मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भुवनेश्वर में है ये। The G20 Pandemic Fund has approved what amount of fund proposal for strengthening the animal health system in India? G20 महामारी कोष ने भारत में पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए कितनी राशि के फंड प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 25 मिलियन US डॉलर। आपको जानना चाहिए कि भारत में एनिमल हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूती देने के लिए G20 पैंडेमिक फंड ने डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 25 मिलियन US डॉलर का प्रपोजल है उसको अप्रूव कर दिया है। दिस फंडिंग विल इम्प्रूव इंडियाज एनिमल हेल्थ सिस्टम, अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द वन हेल्थ अप्रोच फॉर पैंडेमिक प्रिवेंशन। आपको जानना चाहिए G20 पैंडेमिक फंड के बारे में। इसकी स्थापना 13 नवंबर 2022 को की गई थी जब G20 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी। इसमें ये एक 1.4 बिलियन US डॉलर का फंड है जो कि किस चीज़ को फाइनेंस करता है? क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट्स टू स्ट्रेंथन पैंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स कैपेसिटीज एट नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल्स, फोकसिंग ऑन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो कि लीडिंग इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है और वर्ल्ड बैंक एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। Which of the following has become the first district in Uttar Pradesh to introduce an e-office system at its collectorate? निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने कलेक्ट्रेट में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है कन्नौज। आपको जानना चाहिए कन्नौज ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया है उत्तर प्रदेश में जिसने अपने कलेक्ट्रेट में ई-ऑफिस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। ई-ऑफिस आप सभी जान रहे हैं, जो भी फाइल्स हैं, मैनुअल हैंडलिंग, उनको कंप्यूटर ऑपरेटेड बनाना। अच्छा, ये एक फैक्ट मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ आपके लिए। कन्नौज जो है अपने सेंट के लिए जाना जाता है, इत्र के लिए जाना जाता है। इसे इंडिया की परफ्यूम कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा गढ़ है, यहाँ पर सेंट बनाया जाता है। कन्नौज अपने सेंट के लिए प्रसिद्ध है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको फैक्ट क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज DSC A20 यार्ड 325? DSC A20 यार्ड 325 क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है अ डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट फॉर द इंडियन नेवी। देखिए DSC A20 यार्ड 325 ये एक डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है
जिसे तीतागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता ने बनाया है इंडियन नेवी के लिए। इसे हाल ही में तीतागढ़ कोलकाता में हुगली रिवर में लॉन्च किया गया है। तो इस तरह की 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट बनाई जाएंगी, जिसमें से फर्स्ट ये है DSCA-20। These ships are designed to undertake operational training diving operations in harbors and coastal waters। तो coastal waters and harbors में जो diving operations training होती है उनके लिए इन शिप को बनाया गया है। They are 30 मीटर long catamaran hull ships with a displacement of approx 300 tons। और जो भी ये 5 DSC हैं इनको इंडियन नेवी में जो है डिलीवर कर दिया जाएगा इंडियन नेवी को 2024-25 में। Which ministry signed an MOU with नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आपको जाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर द फिजिकल ईयर्स 2023-24, 2024-25। इसका मकसद है टू इन्हेंस द सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ सफाई कर्मचारीज, मैनुअल स्कैवेंजर्स, वेस्ट पिकर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स, फोकसिंग ऑन empowering these marginalized communities across the nation। नीति आयोग and which agency signed an MOU on fast tracking SDGs Sustainable Development Goals। नीति आयोग और किस एजेंसी ने SDG फास्ट ट्रैकिंग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है UNDP। देखिए नीति आयोग और UNDP इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने का जो लक्ष्य है हमारा उसको तेजी मिल सके। ये MOU साइन किया गया है CEO नीति आयोग PVR सुब्रमण्यम एंड रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव UNDP इंडिया शोको नोडा की उपस्थिति में। आप सभी जानते हैं ये MOU जो है 5 साल के लिए साइन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि नीति आयोग जो है एक नोडल इंस्टीट्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को एडॉप्ट और मॉनिटरिंग करने के लिए नेशनल एंड सब नेशनल लेवल्स पर। तो ये भी एक अपने आप में फैक्ट है कि भारत में जो SDGs हैं उनको मॉनिटर कौन करता है, नीति आयोग। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर द हाउस प्राइस इंडेक्स कैलकुलेशन। गृह मूल्य सूचकांक गणना के लिए आधार वर्ष क्या है। सही आंसर ऑप्शन सी है 2010-2011। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स जिसका बेस 2010-11 है इसको 2023-24 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए रिलीज़ किया है। इसमें जो डेटा लिया गया है वो 10 मेजर सिटीज़ से लिया गया है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ एंड मुंबई। तो याद रखिएगा क्वार्टरली रिलीज़ किया जाता है हाउस प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो ऑल इंडिया HPI ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये 5.1% रही है फर्स्ट क्वार्टर में, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में ये 4.6% थी और एक साल पहले 3.4% थी। तो ग्रोथ हुई है यहाँ पर देखने के लिए मिली है। और हाईएस्ट ग्रोथ 14.9% रही दिल्ली में, वहीं कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है कोलकाता में 6.6%। अगर हम सिक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो ऑल इंडिया HPI ये 2.6% इंक्रीज़ हुई है फर्स्ट क्वार्टर में। और 8 ऑफ द 10 सिटीज़, 10 में से 8 सिटीज़ में जो हाउसिंग रजिस्ट्रेशन प्राइस हैं वो इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है, उनमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। विच मिनिस्ट्री पार्टनर्ड विद FICCI, CII and PSDCCI to organize the national conclave titled Unleashing the Potential of Agri-Tech Startups for the Benefit of Farmers। किस मंत्रालय ने किसानों के लाभ के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप की क्षमता को उजागर करना शीर्षक से राष्ट्रीय कॉन्क्लेव आयोजित करने के लिए FICCI, CII और PSDCCI के साथ भागीदारी की है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने FICCI, CII एंड PSDCCI के साथ मिलकर एक नेशनल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज की है न्यू दिल्ली में। इस कॉन्क्लेव का नाम है अनलीजिंग द पोटेंशियल ऑफ एग्रीटेक स्टार्टअप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। FICCI का मतलब आप जानते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, PSDCCI मतलब PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Where did the 5th रीजनल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस टेक प्लेस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुई। सही आंसर ऑप्शन डी है किगाली, रवांडा। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5th रीजनल मीटिंग किगाली, रवांडा में हुई है। 36 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है।
इस मीटिंग के दौरान प्रेसिडेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया R.K. सिंह, इन्होंने युगांडा, कोमोरोस और माली, इन तीनों कंट्रीज़ में 9 सोलर पावर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स को इनोग्रेट किया है, जिनमें से 4 युगांडा में है और 2 कोमोरोस और 2 कोमोरोस में है, 3 माली में है। By how much did the index of 8 core industries increase in July 2023 compared to July 2022? जुलाई 2022 की तुलना में जुलाई 2023 में 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है? सही आंसर ऑप्शन सी है 8%। आपको जानना चाहिए जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है ये 8% इंक्रीज हुआ है, प्रोविजनल है, अभी ये डाटा चेंज हो सकता है बाद में, जुलाई 2023 के महीने में, अगर हम इसे जुलाई 2022 से कंपेयर करें। कोल, स्टील, नेचुरल गैस, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, क्रूड ऑयल, इन सभी के प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिला है जो जुलाई 2023 में। आप सभी जानते हैं जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है, इसमें जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जिनका अभी मैंने नाम लिया, इनकी कंबाइंड एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जितने भी आइटम्स आते हैं उनमें 40.27% वेटेज रखता है। अच्छा, अगर हम बात करें अप्रैल 2023 की, तो इसका जो फाइनल डेटा है उसमें जो फाइनल ग्रोथ रेट है अप्रैल 2023 की, इसको रिवाइज किया गया है, 4.6% इसको बताया गया है। पहले प्रोविजनल बताई गई थी 3.5%, लेकिन अब कितनी है 4.6%। अप्रैल से जुलाई 2023-24 के बीच जो ग्रोथ रही है इसमें 6.4% रही है। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन डिड PM जन धन योजना कंप्लीट इन अगस्त 2023? अगस्त 2023 में PM जन धन योजना के सफल क्रियान्वयन के कितने वर्ष पूरे हुए? सही आंसर ऑप्शन बी है 9 ईयर्स। आपको जानना चाहिए प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसने 9 साल अपने पूरे कर लिए हैं 28 अगस्त 2023 को। इसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। इसमें बताया गया है कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जनधन अकाउंट्स ओपन किए गए हैं, उनको फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड किया गया है, इसी को ही जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। इसमें बताया गया महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा, 55.5% जो जनधन अकाउंट्स हैं महिलाओं के हैं, 67% रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में खोले गए हैं। जो इसमें डिपॉजिट्स हैं इन अकाउंट्स में 2 लाख करोड़ रुपीज़ का है, पार कर गया है। 34 करोड़ रुपए कार्ड्स भी इशू किए गए हैं इन सभी बेनिफिशियरीज को, ठीक है, और 2 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मकसद क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब बैंकिंग, सेविंग्स एंड डिपॉजिट अकाउंट्स, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशंस, ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड कराना। इस स्कीम के 6 पिलर्स हैं, देख लीजिए। यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, ब्रांच एंड BC, बेसिक सेविंग्स अकाउंट्स विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ ₹10,000 टू एवरी एलिजिबल एडल्ट। ये बैंक एग्जाम में 2-3 बार पूछ लिया गया है कितनी रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है इसमें। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, प्रमोटिंग सेविंग्स, यूज ऑफ ATMs, गेटिंग रेडी फॉर क्रेडिट, ये सभी। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड टू प्रोवाइड बैंक्स सम गारंटी अगेंस्ट डिफॉल्ट्स। इंश्योरेंस, तो इसमें एक्सीडेंट कवर अप टू ₹1 लाख एंड लाइफ कवर ऑफ ₹30,000 ऑन अकाउंट ओपन बिटवीन 15 अगस्त 2014 टू 31 जनवरी 2015। ये सभी सुविधाएं इसमें रही। पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये सभी 6 पिलर्स हैं। देखिए आज भी एग्जाम में जो 2015, 16, 17 में स्कीम्स, जो मेजर स्कीम्स लॉन्च की गई थी, उनसे क्वेश्चन आज भी बनते रहते हैं। लेटेस्ट वाले से तो कम आते हैं, बल्कि ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये स्कीम जो है महत्वपूर्ण है, हमेशा जो है सदाबहार स्कीम है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। Who won the men's javelin throw event at the Zurich Diamond League 2023? Zurich Diamond League 2023 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा किसने जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, जाकुब वेदलिच। बात हो रही है ज्यूरिक डायमंड लीग जो कि स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई, और इसमें हम बात करें जेवलिन थ्रो इवेंट की, तो भारत के नीरज चोपड़ा इसमें सेकंड पोजीशन पर रहे हैं, यानी कि सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। गोल्ड मेडल चेक रिपब्लिक के जाकुब वेदलिच ने जीता है। इनका जो थ्रो था, बेस्ट थ्रो, वो 85.86 मीटर का रहा है। जर्मनी के जूलियन वेबर तीसरे नंबर पर रहे हैं। इसी इवेंट में अगर हम बात करें, जो ये लीग चली है, इसमें इंडिया के मुरली शंकर ये जो है 5th पोजीशन पर रहे हैं मेंस लॉन्ग जंप इवेंट में। 7.99 मीटर का इनका बेस्ट एफर्ट रहा है।
अच्छा, थोड़ी सी बात नीरज चोपड़ा की कर लेते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो कि हाल ही में बुदापेस्ट हंगरी में हुई, यहाँ पर चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है ना। इनका जो बेस्ट थ्रो रहा वो 88.17 मीटर का रहा फाइनल में, और फाइनल को क्वालिफाई करने के लिए इनका जो थ्रो था वो 88.77 मीटर का रहा था। मई 2023 में इन्होंने दोहा डायमंड लीग में भी जो है टॉप किया था 88.67 मीटर थ्रो के साथ। और इसी महीने मई 2023 में ही ये पहली बार जो है फर्स्ट पोजीशन पर पहुंचे थे जेवलिन थ्रो रैंकिंग्स में। नीरज चोपड़ा का जो बेस्ट थ्रो है वो एक नेशनल रिकॉर्ड है 89.94 मीटर का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी एंड न्यूज सर्विसेज डिवीजन। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, वसुधा गुप्ता। आपको जानना चाहिए डॉक्टर वसुधा गुप्ता, इन्हें आकाशवाणी एंड न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न का प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। आपको बता दें आकाशवाणी, जिसे ऑल इंडिया रेडियो भी कहते हैं, ये भारत का नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर है और प्रसार भारती की एक डिवीज़न है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। प्रसार भारती की एक और डिवीज़न है दूरदर्शन, जो कि इंडियन टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर है। आपको जानना चाहिए आकाशवाणी, इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। आकाशवाणी लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। पहले इसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस था, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो किया गया और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे नाम दिया आकाशवाणी, यानी कि ऐसी वॉइस जो आकाश से आए। इंडियन ओरिजिन थर्मन शनमुगरत्नम हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी, सिंगापुर है। आपको जानना चाहिए इंडियन ओरिजिन थर्मन शनमुगरत्नम, ये जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं और सिंगापुर के प्रेसिडेंट ये नियुक्त किए गए हैं। टोटल वोट्स में से 17.4% वोट शेयर इनके पास गया है। आपको बता दें किसी पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, इंडिपेंडेंट ये चुनाव लड़े हैं और थर्ड इंडियन ओरिजिन पर्सन बन गए हैं जो सिंगापुर में हेड ऑफ द स्टेट नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। आपको बता दें इनसे पहले भी जो इंडियन ओरिजिन के जो स्टेट हेड रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं सिंगापुर में, इनका नाम है सेलापन रामनाथन एंड चेंगरा वेतिल देवन नायर। आपको जानना चाहिए थर्मन ने इस रेस में एंचिकोकसोंग एंड तान किन लियान इन दोनों को हराया है। आपको बता दें फर्स्ट कॉन्टेस्टेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है जो 2011 के बाद देश में हुआ है। ये 9th प्रेसिडेंट होंगे सिंगापुर के और अब तक जो प्रेसिडेंट रहे हलीमा याकूब, इनका जो 6 ईयर टर्म था वो 13 सितंबर को एंड हो रहा है। आपको बता दें इससे पहले ये सिंगापुर का जो सेंट्रल बैंक है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, इसके चेयरमैन रह चुके हैं और सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं ली हिसिंग लूंग। तो इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप ये जानेगा कि ये मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के चेयरमैन रह चुके हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये क्या है, ये एक जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंडियन ओरिजिन लीडर्स हैं पूरे वर्ल्ड में जो भी किसी कंट्री को हेड कर रहे हैं या फिर किसी ऊंचे पद पर है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखो जो जब ये न्यूज़ कवर हुई तो ज़्यादातर न्यूज़ की हेडलाइन यही रही कि इंडियन ओरिजिन एक और पर्सन जो है लिस्ट में अब आ गई है। जो लिस्ट है ये ग्रो कर चुकी है। हमने कई बार देखा जब किसी कंपनी का एमडी या सीईओ या चेयरमैन कोई इंडियन ओरिजिन बनता है किसी बाहरी कंपनी का, तो क्वेश्चन कई बार बैंक एग्जाम में भी पूछे गए हैं और एग्जाम में भी पूछे गए हैं, ओड वन आउट की तरह या फिर ऑप्शंस है ना की तरह। तो ये लिस्ट मैंने आपको दे दिया, अब इसमें देख सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण नाम है इसमें। कमला हैरिस आप जानते हैं, ऋषि सुनक आप जानते हैं, सुएला बेवरमैन ये ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी है, लियो एरिक वेराटकर ये आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये सब इंडियन ओरिजिन है, कहीं ना कहीं भारत से नाता रहा है। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर। और आगे देखें अगर हम, क्रिस्टिन कार्ला कंगालू ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं त्रिनाड एंड टोबैगो। मोहम्मद इरफान अली प्रेसिडेंट हैं गयाना। प्रवीण जुगनाथ ये प्राइम मिनिस्टर है मॉरिशस के और मॉरिशस के प्रेसिडेंट भी पृथ्वीराज सिंह रूपन है, ये भी इंडियन ओरिजिन है। चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी ये सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं। ऐसे ही नीचे देखेंगे आप सिसेल्स के प्रेसिडेंट हैं।
ठीक है, तो एक बार आप इन नामों को भी देख लीजिएगा। डॉक्टर सोनाली घोष हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ विच नेशनल पार्क। डॉक्टर सोनाली घोष को किस राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। आपको जानना चाहिए चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर सोनाली घोष, ये काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम की फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर नियुक्त की गई हैं। काजीरंगा की अगर हम बात करें 1950 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, जिसे बाद में अपग्रेड करके 1974 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। आप सभी जानते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनोसोरस की। यूनेस्को ने काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिसंबर 1985 में डिक्लेयर किया था। ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। What is the name of the seventh and last stealth frigate of Project 17A? प्रोजेक्ट 17A के सातवें और आखिरी स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, महेंद्रगिरी। आपको जानना चाहिए सेवंथ एंड द लास्ट स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A, इसका नाम महेंद्रगिरी है। इसे वाटर में लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, इनकी वाइफ सुदेश धनखड़ के द्वारा। कहाँ पर? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई में। आपको जानना चाहिए महेंद्रगिरी नाम कहाँ से आया है? तो उड़ीसा में जो ईस्टर्न घाट्स का जो पार्ट है वहाँ पर एक माउंटेन है, उसके नाम पर महेंद्रगिरी रखा गया है। आपको जानना चाहिए प्रोजेक्ट 17A के बारे में। टोटल 7 शिप्स यहाँ पर बननी थी, जिनमें से 4 मझगांव ने बनाई है और 3 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा बनाई गई हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स हैं ये फॉलो ऑन है प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स के। तो ये अंतिम रही महेंद्रगिरी, इससे पहले 6 लॉन्च की जा चुकी हैं। तो प्रोजेक्ट 17A या 17 अल्फा फ्रिगेट्स, इनको इंडियन नेवी में 2019 में लॉन्च करना शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत जो पहली स्टील्थ शिप थी उसका नाम नीलगिरी है, 2019 में लॉन्च की गई। यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हैं, नीलगिरी पहली है, फिर उदयगिरी, फिर तारागिरी, फिर हिमगिरी, दूनागिरी, विंध्यागिरी हमने हाल ही में देखी थी, और अब महेंद्रगिरी। ऊपर की 4 मझगांव ने बनाई है और नीचे की 3 बनाई है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ हैज नॉमिनेटेड whom एज अ मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किसे गृह मामलों की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नामित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, पी चिदम्बरम। आपको जानना चाहिए फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड कांग्रेस मेंबर पी चिदम्बरम, इन्हें राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ द्वारा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स में चुना गया है और ये पी भट्टाचार्य को इस कमेटी में रिप्लेस करने वाले हैं, जो कि राज्यसभा से रिटायर हो चुके हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स फिलहाल 3 बिल्स जो क्रिमिनल लॉस पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनको एग्जामिन कर रही है, जैसे भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल और भारतीय साक्ष्य बिल। ये सभी मॉनसून सेशन जो पार्लियामेंट का हुआ उसमें इंट्रोड्यूस किए गए थे और तीनों ही रेस्पेक्टिवली इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने वाले हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में दोनों ही हाउस से मेंबर रहते हैं, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। फिलहाल इसके जो चेयरमैन हैं ये बीजेपी के राज्यसभा MP ब्रिजलाल हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री चेयर ऑफ शेल इंडिया। शेल इंडिया के नए कंट्री चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मानसी मदन त्रिपाठी। आपको जानना चाहिए शेल इंडिया ने अनाउंस किया है कि मानसी मदन त्रिपाठी को हमने भारत में अपना कंट्री चेयर नियुक्त किया है। 1 अक्टूबर 2023 से इनका कार्यकाल शुरू होगा और ये नितिन प्रसाद को सक्सीड कर रही हैं, जो कि 2016 से इस पद पर थे। शेल आपको बारे में जानना चाहिए कि ब्रिटिश मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी जिसका हेडक्वार्टर्स लंदन इंग्लैंड में है। इमर्सन मनांगागवा वॉज री इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। इमर्सन मनांगागवा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? सही आंसर ऑप्शन डी, जिम्बाब्वे है। देखिए जिम्बाब्वेन प्रेसिडेंट इमर्सन ये फिर से री इलेक्ट हुए हैं अपने सेकंड टर्म के लिए और फाइनल टर्म के लिए 5 साल के लिए 2 बार ही बन सकते हैं। पर इनकी पार्टी है ZANU-PF पार्टी। जिम्बाब्वे आप सभी जानते हैं पहले से सदर्न रोडेशिया, फिर जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से जाने लगा है ना, मतलब
जिम्बाब्वे रोडेशिया, फिर सदर्न रोडेशिया के नाम से जाने लगा। अब ये जिम्बाब्वे कहलाता है। और ब्रिटेन से इन्होंने 1980 में इंडिपेंडेंस प्राप्त की। जिम्बाब्वे की बात करते हैं, कैपिटल हरारे है, करेंसी है यहाँ की जिम्बाब्वियन डॉलर, यूएस डॉलर। एक और अगर हम अफ्रीकन कंट्री की बात करें जो न्यूज़ में है, तो गैबोन, जिसकी कैपिटल लिब्रेविल है, करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है। यहाँ पर कू देखने के लिए मिला है, कू मतलब तख्ता पलट, 30 अगस्त 2023 की ये बात है। तो यहाँ पर 26 अगस्त को इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शंस, और उसमें फिर रिजल्ट आए, और जो अली बोंगो ओंदिम्बा है ये यहाँ पर जो है जीत गई थी, इनकी विक्ट्री हो गई थी, ठीक है। लेकिन 30 अगस्त को अनाउंस हुए रिजल्ट, और 30 अगस्त को ही तख्ता पलट कर दिया गया, इन्हें हटा दिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया मिलिट्री के द्वारा। हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2023? मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है, प्रियान सेन। देखिए राजस्थान की प्रियान सेन, इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का टाइटल जीत लिया है। ये इवेंट न्यू दिल्ली में हुआ है, मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 के नाम से। लास्ट ईयर विनर थी वंशिका परमार, इन्हें ये सक्सीड कर रही हैं, और अब वियतनाम में इस साल के अंत में दिसंबर के महीने में मिस अर्थ 2023 में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। वहीं प्रवीणा अंजना, ये मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 चुनी गई हैं। पेमा चौदेन भूटिया एंड तेजस्विनी श्रीवास्तवा, ये दोनों ही रनर्स अप रही हैं। Which company won the digital rights for India's home cricket matches for the 2023 to 2028 cycle in the BCCI Media Rights Auction? किस कंपनी ने BCCI मीडिया अधिकार नीलामी में 2023-2028 चक्र के लिए भारतीय घरेलू क्रिकेट मैचों के डिजिटल अधिकार प्राप्त किए? सही आंसर ऑप्शन ए है, वाईकॉम 18। आपको जानना चाहिए BCCI मीडिया राइट्स ऑक्शन फॉर द 2023 टू 2028 साइकिल हाल ही में संपन्न हुए, और वाईकॉम 18 जो कि जॉइंट वेंचर है पैरामाउंट ग्लोबल और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बीच में, इन्होंने डिजिटल राइट्स जीत लिए हैं। किसके लिए? इंडिया का जो होम क्रिकेट मैचेस होने वाले हैं 2023 से 2028 के साइकिल में, इसके लिए, यानी कि जियो सिनेमा पे देख पाएंगे। तो इसमें डिज्नी स्टार, सोनी स्पोर्ट्स एंड वाईकॉम 18 जो है बिडिंग कर रहे थे। एक और न्यूज़ देख लेते हैं इसी संबंधित। IDFC फर्स्ट बैंक, इन्होंने जो भारत के होम इंटरनेशनल सीरीज़ होने वाली है उसके टाइटल राइट्स जीत लिए हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI से, और ये 4.2 करोड़ रुपीस पर इंटरनेशनल गेम पे करेगा IDFC फर्स्ट बैंक। हाउ मैनी इंडियन यूथ्स वर नेम्ड अमंग द रेसिपिएंट्स ऑफ द 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड? 2023 अंतर्राष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में कितने भारतीय युवाओं का नाम शामिल है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 5। आपको जानना चाहिए 17 टीन यानी कि टीनेजर इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड के लिए चुना गया है। उनमें से 5 भारत से हैं, ठीक है। तो इन्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि इन्होंने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि वर्ल्ड की मोस्ट प्रेसिंग इन्वायरमेंट चैलेंजेस को टैकल करते हैं। ये जो अवार्ड है ये US बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक्शन फॉर नेचर, इसके द्वारा दिए जाते हैं। और इनमें अगर हम भारतीय देखें तो ईहा दीक्षित है मेरठ से, मान्या हर्षा है बेंगलुरु से, निर्वाण सोमनी है, और मन्नत कौर है न्यू दिल्ली से, वहीं कर्णव रस्तोगी मुंबई से है। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स प्रोग्राम रिकॉग्नाइजेस एंड एनकरेजेस चिल्ड्रंस एंड टीन्स फ्रॉम एजेस 8 to 16 who have taken action towards solving the most critical environmental issues. Which country has created a new Asian record in the men's 4x400 meter relay team event at the World Athletics Championships? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में किस देश ने नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर ऑप्शन ए, इंडिया है। आपको जानना चाहिए इंडियन मेंस 4x400 मीटर रिले टीम ने एशियन रिकॉर्ड बनाया है 2 मिनट 59.05 सेकेंड्स लिए इन्होंने क्वालिफाई करने के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के फाइनल के लिए, जो कि बुडापेस्ट में हुई है। तो इसमें कौन कौन शामिल रहे? 4 लोग ये शामिल रहे भारत की इस रिले टीम में, मोहम्मद अनस यहिया, अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल वरियाथोड़ी एंड राजेश रमेश। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था जापानीज टीम के पास था, और आपको बता दें फिर ये फाइनल में पहुंच गए वर्ल्ड चैंपियनशिप के। फाइनल में ये 5th पोजीशन पर रहे हैं, ठीक है। पहले तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाते थे, एशियाई रिकॉर्ड इतने टाइम में कंप्लीट की थी, उसके बाद ये फाइनल पहुंचे, फाइनल में ये 5th पोजीशन पर रहे हैं।
विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फर्स्ट कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल? प्रथम कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर ऑप्शन सी श्रीलंका है। आपको जानना चाहिए श्रीलंका ने कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल को हाल ही में ऑर्गेनाइज किया है। इसे इंटरनेशनल कल्चर काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर एंड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के साथ मिलकर आयोजित किया। श्रीलंका से ही संबंधित एक और न्यूज़ हम साथ में देखेंगे। फीफा जो कि फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी, इसने श्रीलंका फुटबॉल फेडरेशन से जो सस्पेंशन है, जिसको जो सस्पेंड किया हुआ था, वो सस्पेंशन रिवोक कर दिया है। ठीक है, वो सस्पेंशन हटा दिया है। बात 21 जनवरी 2023 की है, जब फीफा ने श्रीलंका फुटबॉल पर को जो है सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो फीफा के रूल्स हैं उनको वायलेट किया था श्रीलंका फुटबॉल फेडरेशन ने। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हैज टाइड अप विद Sanyo Special Steel Manufacturing India Private Limited to set up a 28.12 megawatt green energy project in which state? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य में 28.12 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए सान्यो स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया? सही आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र है। आपको जानना चाहिए जो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है, ये सब्सिडरी है टाटा पावर की, इन्होंने सान्यो स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये महाराष्ट्र में 28.12 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी प्लांट सेटअप करेंगे। एक और न्यूज़ जानेगा टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित, इन्होंने 2 पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किए महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ, जिसके तहत ये राज्य में 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट जिनकी कैपेसिटी 200 मेगावाट और 150 मेगावाट है, इनको कमीशन करेंगे। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट? किस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी एक्सिस बैंक है। आपको जानना चाहिए एक्सिस बैंक ने एक नए तरह का सेविंग्स अकाउंट वेरिएंट लॉन्च किया, जिसका नाम है इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट। तो अभी जो कस्टमर हैं वो इस सेविंग्स अकाउंट को कुछ मंथली फ़ीस या ईयरली फ़ीस देकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बैंक के द्वारा जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं कस्टमर्स पर, उनसे अपने आप को फ्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एवरेज मंथली बैलेंस की रिक्वायरमेंट जो होती है, अगर इतना मंथली बैलेंस ना हो तो आप पर चार्ज देगा, वो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, कई तरह के कम्प्लीमेंट्री डेबिट कार्ड्स में मिल जाते हैं, जो भी डोमेस्टिक चार्ज लगाते हैं बैंक के द्वारा वो सब रिमूव हो जाएंगे, पर इसके लिए आपको मंथली 150 रुपीज़ या फिर एनुअल फ़ी 1650 रुपीज़ देना पड़ेगा, 1650 रुपीज़ देना पड़ेगा। एक्सिस बैंक से ही संबंधित एक और न्यूज़ हम देखेंगे। एक्सिस बैंक ने 2 लैंडिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, एक तो है किसान क्रेडिट कार्ड, दूसरा है अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स, एंड ये दोनों ही जो लैंडिंग प्रोडक्ट्स हैं दीज आर पावर्ड बाय पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट PTPFC, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया RBI की होली ओन्ड सब्सिडरी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट पर लॉन्च किया गया है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये मध्य प्रदेश में ऑफर किया जा रहा है एक्सिस बैंक के द्वारा, और इसमें 1.6 लाख रुपीज़ तक कस्टमर प्राप्त कर सकता है। MSME लोन्स जो है ये पूरे देश भर में लागू किया गया है, 10 लाख रुपए तक जो है कस्टमर को इसमें लोन दिए जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इज एक्टिव इन विच स्टेट? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य में सक्रिय है? सही आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है। आपको जानना चाहिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, इन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में जो अमाउंट दी जाती है 15,000 रुपये की, इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये बढ़ाकर 25,000 कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। आपको बता दें कन्या सुमंगला योजना एक मॉनेटरी बेनिफिट स्कीम है, जिसका मकसद है अपलिफ्टिंग गर्ल चिल्ड्रन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। राज्य में जो लड़कियां हैं, जो गर्ल चिल्ड्रन हैं, उनके अपलिफ्टमेंट से संबंधित है, उनके विकास से संबंधित है। तो इसके तहत जो गार्जियंस हैं जिनकी 2 गर्ल चिल्ड्रन हैं, ठीक है, 2 बच्चियाँ हैं जिनकी एक फैमिली में, तो उनको यहाँ पर ये मॉनेटरी अमाउंट दी जाती है। इसे 25 अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। शर्त यह है कि फैमिली की इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पर एनम। Which judicial authority has released handbook on combating gender stereotypes to remove gender stereotypes in judgments? किस न्यायिक प्राधिकरण ने निर्णयों में लैंगिक रूढ़िवादिता दूर करने के लिए हैंडबुक ऑन कम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स जारी किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
DY चंद्रचूड़, इन्होंने अनाउंस किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर स्टीरियोटाइप हैंडबुक ये पब्लिश की है, जिसमें कि ऐसे वर्ड्स फ्रेजेस जो जजेस एंड लॉयर्स यूज़ करते हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, उनको कहा गया है कि आप इन्हें अवॉइड कीजिए, और उनके अल्टरनेट शब्द भी इस हैंडबुक में बताए गए हैं कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं जो कि बोलने में अच्छे लगते हैं। तो ये 30 पेज की हैंडबुक है, इसका टाइटल है हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप। इसका मकसद है कि लैंग्वेज को जो है वो जेंडर सेंसिटिव बनाना, है ना, ऐसा नहीं कि एक ही जेंडर से संबंधित हो। जैसे कि आपको इसमें जो है कुछ फॉल्स एजम्पशंस हैं उनको एक्सपोज करती है ये हैंडबुक। जैसे एक एजम्पशन ये है महिलाओं के बारे में कि वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, टू इमोशनल होती हैं, इरेशनल होती हैं, यानी उनकी बातों के पीछे लॉजिक नहीं रहता है, डिसीजन मेकिंग में कच्ची होती हैं। तो इस तरह की जो फॉल्स एजम्पशंस हैं उनसे पीछे हटने के लिए कहा गया है। इसमें ये बताया गया है कि ट्रूथ तो ये है कि पर्सन का जेंडर ये नहीं बताता है कि उसकी कितनी एबिलिटी है लॉजिकली सोचने की, रेशनल होने की। तो यानी कि ये जेंडर पे डिपेंड नहीं करता है, कोई भी कितना भी इमोशनल हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। हैंडबुक में भी बताया गया है कि जैसे शब्द है प्रोस्टिट्यूट, इसके बदले आप सेक्स वर्कर ही शब्द यूज़ कर सकते हैं। स्पिंस्टर है, इसके बदले आप अनमैरिड वुमेन यूज़ कर सकते हैं। Which launch vehicle was used to carry the Aditya L1 probe into space? आदित्य L1 मिशन को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए किस लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है PSLV। आपको जानना चाहिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने 2 सितंबर को आदित्य L1 जो कि इसरो का फर्स्ट स्पेस बेस्ड मिशन है सन को स्टडी करने के लिए, इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया, और इसे लॉन्च करने के लिए PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को यूज किया गया एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन में। आपको जानना चाहिए PSLV इनिशियली आदित्य L1 को लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करेगा। आपको बता दें धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर लैग्रांज पॉइंट L1 के अराउंड एक हेलो ऑर्बिट में ये घूमेगा आदित्य L1, और यहाँ पर जो है इसे पहुँचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा, ठीक है। और एक बार ये यहाँ तक पहुँच गया तो वहीं रहकर 5 साल तक ये सूर्य को ऑब्जर्व करेगा, इसलिए ये एक तरह की स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी है। आपको बता दें ना तो ये सन पर लैंड करने वाला है, ना कि ये सन के पास है, ठीक है, बल्कि अर्थ के ज़्यादा करीब है। सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है उसका 1% दूरी पर ये केवल है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। तो इसका नाम आदित्य, आप सभी जानते हैं आदित्य सन का पर्यायवाची होता है। मैंने आपको बताया कि L1 पॉइंट तक पहुंचने में से 4 महीने लगेंगे, ऑलमोस्ट 125 डेज या 129 डेज इस तरह का बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में। इसके साथ 7 पेलोड्स भी हैं जो कि 5 साल तक सोलर एक्टिविटीज़ को जो है उनकी जांच करेंगे। लैग्रांज पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो लैग्रांज पॉइंट्स क्या होते हैं आपको मैं सरल शब्दों में बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। देखिए लैग्रांज पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर किसी स्पेसक्राफ्ट को या फिर किसी सैटेलाइट को यदि वहाँ तक पहुँचाया जाता है तो वो स्टेबल रहती है। क्यों स्टेबल रहती है? क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको बैलेंस करके रखता है। क्योंकि जो सैटेलाइट है अर्थ और सन के बीच में, इस लैग्रांज पॉइंट पर अगर कोई सैटेलाइट है या फिर कोई जो है स्पेस स्टेशन है तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस आउट कर देते हैं सन और अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो मिलकर। आइए आपको बात समझ में, आगे देखेंगे चित्र के माध्यम से। देखिए यहाँ पर 5 लैग्रांज पॉइंट्स हैं L1 से L5 तक, ठीक है, सबकी अलग अलग उपयोगिता है। अब ये जो आदित्य L1 भेजा गया इसके साथ 7 पेलोड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि स्टडी करेंगे सोलर कोरोना को जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, फोटोस्फेयर को जो कि सन का सरफेस है या फिर वो पार्ट है जो हम अर्थ से देखते हैं फोटोस्फेयर, और क्रोमोस्फेयर, ठीक है, जो कि फोटोस्फेयर एंड कोरोना के बीच में, इनको ऑब्जर्व करेंगे सब। द स्टडीज विल हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड सोलर एक्टिविटी सच एज सोलर विंड एंड सोलर फ्लेयर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन अर्थ एंड नियर स्पेस वेदर इन रियल टाइम। अब आप यहाँ पर देखिए सन है और इधर अर्थ है, आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में,
इनके बीच में L1 लिखा है, यहीं पर जो है आदित्य को रखा गया है, मतलब आदित्य यहीं पर पहुंचेगा। अब जो ये L1 है ना, ये ऐसी जगह है, देखिए 5 लैग्रांज पॉइंट आप देख रहे हैं, L1 L2 L3 L4 L5, ठीक है। ये सभी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अगर आप किसी सैटेलाइट को भेजेंगे, किसी ऑब्जर्वेटरी को भेजेंगे, तो वो यहाँ पर स्टेबल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इस वक्त इन पॉइंट्स पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स इन पर लग रहा है उसको बैलेंस कर रहे हैं अर्थ और सन के जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो केवल इन्हीं पॉइंट्स पर बैलेंस करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ये आपकी जो आदित्य है ये एक तो यहाँ पर स्टेबल रहेगा, स्टेबिलिटी इसकी बनी रहेगी, ठीक है, ये यहाँ पर स्टेबल रहेगा। और फ्यूल भी जो है, फ्यूल की भी बचत होगी। इसको यहाँ स्टेबल रखने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट जो है कम होती है अगर इन पॉइंट्स पर हम किसी सैटेलाइट या स्पेस ऑब्जर्वेटरी को रखते हैं। जैसे L2 है, आप देख रहे हैं L2 इधर है अर्थ के राइट हैंड साइड में, L2 पर वो है आपका जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है वो L2 पर है। और L1 का फ़ायदा ये है कि L1 पे अगर आप इसको ला रहे हैं आदित्य को, तो बिल्कुल सन के सामने, सन और अर्थ के सामने है ना, तो सन छिपेगा नहीं और अर्थ भी छिपेगी नहीं। तो L1 के डायरेक्ट सामने सन आ गया है, आसानी से जो है जो भी ऑब्जर्वेशन है बना सकते हैं। अगर मान लो अगर आदित्य को L2 पर लाते, ठीक है, अगर हम L2 पर लाते तो L2 पर लाने से क्या होता है कि सामने अर्थ आ गई, ठीक है, सन पीछे छुप जाता है, छुप जाता मतलब पार्ट जो है उसका नहीं दिखता L2 से, तो फिर कैसे ऑब्जर्वेशन की जाती। इसलिए L1 जो है सटीक पॉइंट है। ऐसे ही L4 L5 L3 है। L4 है जैसे यहाँ पर कोई आसपास एस्ट्रॉइड है उसको स्टडी करने के लिए L4 पर भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि क्यों L1 को चुना गया है। अब यहाँ पर जो 7 पेलोड्स हैं इनके नाम याद रखिएगा। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट, तीसरा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स, फिर है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, फिर है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स, फिर है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, फिर है एडवांस ट्रायल एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। अब ये पेलोड क्या होते हैं? पेलोड कोई भी ऑब्जेक्ट या एंटिटी जो कि किसी एयरक्राफ्ट या लॉन्च व्हीकल के साथ भेजे जा रहे हैं। जैसे अगर हम रॉकेट के साथ देखें तो कोई सैटेलाइट भेजी जा रही है, कोई स्पेस प्रोब भेजा जा रहा है, या फिर ऐसा स्पेस क्राफ्ट भेजा जा रहा है जिसमें ह्यूमन है या एनिमल है या कार्गो है, वो सभी पेलोड है। और आपको जानना चाहिए आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं निगार शाहजी। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इंडियाज फर्स्ट यूनिटी मॉल टू बी बिल्ट इन उज्जैन मध्य प्रदेश। अमित शाह एड्रेस्ड सहकार किसान सम्मेलन इन विच सिटी? गंगापुर सिटी राजस्थान। विच कंट्री विल बाय लॉन्ग रेंज टोमाहॉक मिसाइल्स फ्रॉम US? ऑस्ट्रेलिया। YouTube launched its localized version of YouTube in India in which year? आंसर इज 2008। तो ये इसलिए पूछा गया क्वेश्चन, हाल ही में यूट्यूब ने अपने 15 साल भारत में पूरे कर लिए। द मट्टी बनाना वेराइटी नेटिव टू विच डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु वॉज रिसेंटली ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? आंसर इज कन्याकुमारी। और आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर की है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच INS पार्टिसिपेटेड इन सेलिब्रेशन ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे इन सिंगापुर? विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया AI 2023 कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर? India's first unmanned aerial systems common testing center to be established in which state? Project Devika aims to rejuvenate Devika River in this city or state or union territory. It is North India's first river rejuvenation project. The Indian government is initiating which scheme aiming to provide skill development training to 2 crore women to encourage them to establish micro enterprises through self-help groups and enabling them to earn at least rupees 1 lakh annually. तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस। Who among the following has been rated A+ in Global Finance Central Banker Reports Card 2023?
ग्लोबल फाइनेंस के सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किसे A+ रेटिंग दी गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, शक्तिकांत दास। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास, इन्होंने ग्लोबल फाइनेंस द्वारा जारी की गई सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 में A+ रेटिंग दी गई है। एक्चुअली 3 लोगों को A+ रेटिंग दी गई है, उनमें से शक्तिकांत दास भी हैं। इनके अलावा जो बाकी के 2 हैं, ये है स्विट्जरलैंड के थॉमस जे जॉर्डन और वियतनाम के गुएन थी होंग। आपको जाना चाहिए जो सेंट्रल बैंक और रिपोर्ट कार्ड्स हैं, ये सेंट्रल बैंक गवर्नर्स जो हैं 101 कंट्रीज़ के, उन्हें रैंक करता है, ग्रेड करता है। हाउ मेनी टीचर्स रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023? कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 75। आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने 5 सितंबर 2023 के दिन विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023 75 सिलेक्टेड अवार्डीज़ को दिए हैं। आपको बता दें हर साल 5 सितंबर को हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसे नेशनल टीचर्स डे के तौर पर मनाते हैं, तो उसी दिन ये अवार्ड्स भी दिए गए हैं। आपको बता दी इस अवार्ड्स में जो कैश अवार्ड दिया जाता है वो 50,000 रुपये का है। एक सिल्वर मेडल भी दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेशनल अवार्ड टू टीचर्स ये 1958 में इंस्टीट्यूट किए गए थे, तब से अवार्ड दिए जाते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आपको जानना चाहिए जो इस बार टीचर्स डे रहा 5 सितंबर को, इसका थीम रहा टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मनीष देसाई। आपको जानना चाहिए मनीष देसाई ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। इनसे पहले इस पोस्ट पर राजेश मल्होत्रा थे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना जून 1919 में हुई थी। 1941 में जे नटराजन ये फर्स्ट इंडियन बने जो इस संस्था के हेड बनाए गए। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो किया गया 1946 में। आपको जाना चाहिए ये न्यू दिल्ली में है स्थित और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत आता है। Who has been appointed as chairperson of the National Association of Software and Service Companies NASCOM? National Association of Software and Service Companies NASCOM के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, राजेश नाम्बियार। आपको जानना चाहिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी कि नास्कॉम, इन्होंने कॉग्निजेंट इंडिया के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजेश नाम्बियार, इन्हें अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। इससे पहले इस पोजीशन पर अनंत माहेश्वरी थे। आपको जानना चाहिए नाम्बियार नास्कॉम के जो प्रेसिडेंट हैं देवजनी घोष इनके साथ मिलकर कार्य करेंगे। नास्कॉम की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट सर्व्स एज अ की एंटिटी विद इन द इंडियन टेक्नोलॉजी सेक्टर। विच एजेंसी बिकेम द 10th मेंबर ऑफ इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क? कौन सी एजेंसी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य बनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, CBI एकेडमी। आपको जानना चाहिए कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI एकेडमी ये इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क की 10th मेंबर बनी है, जिससे कि जो जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जो CBI एकेडमी है ये बाकी की कंट्रीज़ के साथ अब जो है कार्य कर सकती है, जो इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क की हिस्सा है। आप सभी जानते हैं CBI एकेडमी गाजियाबाद में है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और ये प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है क्राइम इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड विजिलेंस फंक्शनिंग के फील्ड में। इंटर ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क की बात करें तो ये इंटरपोल का एक इनिशिएटिव है जो 2019 में लिया गया था टू सपोर्ट इंटरपोल इन लीडिंग अ ग्लोबल अप्रोच टू लॉ एनफोर्समेंट ट्रेनिंग। CBI की बात करें 1973 में इसकी स्थापना की गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया गया था, तब इसकी स्थापना हुई। बाद में CBI को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस में ट्रांसफ़र कर दिया गया।
फिलहाल ये इस मंत्रालय में अटैच्ड ऑफिस की तरह फंक्शन करती है। सीबीआई की जो इस्टेब्लिशमेंट है ये संथनम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की रिकमेंडेशन पर की गई थी। ये दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत ऑपरेट करती है। ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। अंदूरी उत्सव, पॉपुलरली नोन एज बटर फेस्टिवल, वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बटर फेस्टिवल या फिर अंदूरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तराखंड। आपको जानना चाहिए हाल ही में अंदूरी उत्सव, जिसे बटर फेस्टिवल ही बोलते हैं, ये दयारा बुग्याल ऑफ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में हाल ही में मनाया गया है। और इसमें होली खेली जाती है, मिल्क एंड बटर की होली खेली जाती है। बुग्याल का मतलब होता है जो घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं ना, उनको बोलते हैं बुग्याल। हाल ही में देवीधुरा बगवाल मेला भी उत्तराखंड में, जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक मंदिर है माँ वाराही देवी टेम्पल, यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। तो ये दोनों ही फेस्टिवल चर्चा में रहे, हाल ही में उत्तराखंड से संबंधित है। एक तो है अंदूरी उत्सव या बटर फेस्टिवल, दूसरा है देवीधुरा बगवाल मेला। ये काफ़ी फेमस है दूसरे वाला। Which Indian ecologist has been elected a vice chair of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)? किस भारतीय इकोलॉजिस्ट को जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का उपाध्यक्ष चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, रमन सुकुमार। आपको जानना चाहिए रमन सुकुमार, इन्हें इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP का जो हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या, यहाँ पर इलेक्शन हुए। IPCC ने जो यूनाइटेड किंगडम के जेम्स फर्गूसन जिम इसकी हैं, इनको चेयरमैन नियुक्त किया है। आपको बता दें जो सुकुमार हैं, अब ये इस वर्किंग ग्रुप सेकंड के वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। साथ ही जो नया IPCC ब्यूरो बनाया गया है, जिसमें 34 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग न्यू IPCC चेयर एंड 3 वाइस चेयर, उनमें ये शामिल हो गए हैं। सुकुमार की जो है जन्म चेन्नई में हुआ था और ये एशियन एलिफेंट्स के बिहेवियर पर अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम? भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है, इंद्रजाल। आपको जानना चाहिए ग्रीन रोबोटिक्स, जो कि एक वेल नोन डीप टेक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है। इन्होंने इंडिया का फर्स्ट AI पार्ट एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है, इसका नाम है इंद्रजाल। आपको बता दें ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल है, ये क्या करेगा, जो भी हमारे देश में क्रूशियल फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस वाली फैक्ट्रीज़ हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, तो वहाँ पर कोई ड्रोन से कोई थ्रेट ना हो, ड्रोन से किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो, तो उसके लिए इस इंद्रजाल को यूज़ किया जाएगा। लिखा है ना एंटी ड्रोन, यानी कि ड्रोन से अगर कोई खतरा है, ड्रोन से कोई हमला है, तो उसके अगेंस्ट इसे यूज़ किया जा सकता है, इंद्रजाल। विच इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन? किस भारतीय को इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन का सदस्य चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, लोकेश सूजी। देखिए जो इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इन्होंने लोकेश सूजी, जो कि डायरेक्टर हैं ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के और वाइस प्रेसिडेंट है एशियन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के, इन्हें अपनी मेंबरशिप कमेटी में शामिल किया है 3 साल के लिए। आपको बता दें इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और साउथ कोरिया बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल वेल टू गेट एमिशन फॉर हाइड्रोजन टू बी क्लासिफाइड एज ग्रीन अंडर इंडियाज न्यू स्टैंडर्ड्स? भारत के नए मानकों के तहत हाइड्रोजन को हरित के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अधिकतम स्वीकार्य वेल टू गेट उत्सर्जन कितना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर kg हाइड्रोजन। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने कुछ ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड नोटिफाई किए हैं भारत के लिए। तो ग्रीन हाइड्रोजन को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, इसके बारे में ये जो है इस नोटिफिकेशन है। तो ग्रीन हाइड्रोजन ऐसी हाइड्रोजन है जिसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्राप्त किया गया है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हो या फिर बायोमास कन्वर्जन के थ्रू हो। और इसमें जो ग्रीन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में प्रिजर्व की गई है, वो भी इसके तहत आती है। अब यहाँ पर कुछ
जो है जो हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए जो एमिशन थ्रेशोल्ड है उससे संबंधित गाइडलाइन जारी की गई है, उन्हें देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन हैविंग अ वेल टू गेट एमिशन ऑफ नॉट मोर देन 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर kg हाइड्रोजन। वेल टू गेट एमिशन इंक्लूड्स वाटर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस, गैस प्यूरिफिकेशन, ड्राइंग एंड कंप्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर वेल टू गेट एमिशन का मतलब बताया गया है कि इसमें वाटर ट्रीटमेंट शामिल है, इलेक्ट्रोलाइसिस शामिल है, गैस प्यूरिफिकेशन, ड्राइंग एंड कंप्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। The scope of these standards encompasses both electrolysis-based and biomass-based hydrogen production methods. The Bureau of Energy Efficiency यानी कि BEE जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आती है, it will be the nodal authority for accreditation of agencies for the monitoring, verification and certification for green hydrogen production projects. जो भी देश में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनके मॉनिटरिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ये नोडल अथॉरिटी रहने वाली है। ब्राइस ओलिगुई गुएमा हैज़ बीन sworn in as the interim president of each country. ब्राइस ओलिगुई nguema ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? सही आंसर ऑप्शन बी है गैबोन। देखिए ब्राइस ओलिगुई nguema ये गैबोन की जो मिलिट्री है उसके लीडर हैं। इन्हें इंटरिम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है या इन्होंने खुद ही अपने आप को नियुक्त किया है। हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि गैबोन में हाल ही में तख्ता पलट हुआ है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अली बोंगो, तो जिस दिन वो रीइलेक्ट हुए उसी दिन वहाँ पर तख्ता पलट हो गया और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA हैज़ साइंड MOUs with which banks to co-finance renewable energy projects. भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए 3 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है भारत में उनकी ग्रोथ एक्सेलरेट के लिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि IREDA ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। These agreements will empower IREDA to collaborate with Union Bank of India and Bank of Baroda in co-lending and loan syndication for a wide range of renewable energy projects, including both established and emerging RE technologies. ठीक है, तो ये जो दोनों एजेंसीज हैं, जो दोनों बैंक्स हैं, ये IREDA के साथ मिलकर जो को लैंडिंग है उसको आगे बढ़ाएंगे। मतलब एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स से संबंधित किसी को लोन चाहिए तो ये दोनों बैंक हेल्प करेंगे। IREDA के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मनी मेघालय और MD एंड CEO बैंक ऑफ बड़ौदा के देवदत्त चंद। Ministry of Education, Ministry Skill Development and Entrepreneurship has tied up with whom to empower teachers and entrepreneurs. शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन ए मेटा। आपको जाना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने 3 ईयर पार्टनरशिप लॉन्च की है। किसके ऊपर? एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरिंग अ जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने मेटा के साथ एक 3 ईयर पार्टनरशिप की है न्यू दिल्ली में। 3 letters of intent were exchanged between Meta and National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development AICTE and CBSE. Which state government has constituted a 3-member panel to draft the proposed law to end polygamy in the state? किस राज्य सरकार ने राज्य में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है आसाम। आपको जाना चाहिए असम गवर्नमेंट ने एक 3-member पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है, जो कि अगर असम राज्य एक ऐसा बिल लाना चाहता है जिसमें जो पोलीगामी है, जो बहुविवाह है, उसको समाप्त किया जाए, तो इससे संबंधित बिल लाया जाएगा। तो उस बिल का ड्राफ्ट कैसा होना चाहिए, उससे संबंधित 3-member पैनल यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इस मेंबर में देवाजीत साइकिया, कुंतल शर्मा पाठक एंड ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। बाकी पोलीगामी आप जानते ही हैं, द एक्ट और कस्टम ऑफ मेंटेनिंग मोर देन वन स्पाउस एट द सेम टाइम। एक से ज़्यादा पार्टनर एक समय पर होने को पोलीगामी कहते हैं।
As per the latest edition of the minor irrigation census, electricity powers what percentage of India's irrigation sources? लघु सिंचाई गणना के नवीनतम संस्करण के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत सिंचाई स्रोत बिजली से चलते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है 76%। देखिए, माइनर इरिगेशन सेंसस का 6th एडिशन लॉन्च हुआ था हाल ही में। इसके बारे में हमने डिटेल में पहले ही पढ़ा था, पर ये वाला फैक्ट उसमें कवर नहीं था, तो मैंने सोचा ये वाला फैक्ट दोबारा से कवर कर लेते हैं। तो ये कंपेडियम है जिसमें बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स और जो भी अदर प्राइवेटली ओन्ड इरिगेशन सोर्सेज हैं फार्मर्स द्वारा, उनके बारे में पूरा यहाँ पर रिपोर्ट दी गई है इसमें माइनर इरिगेशन सेंसस में। तो उसमें बताया गया है कि अभी भी जो वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो डोमिनेंट सोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी है, बजाय डीजल के, विंड मिल्स के एंड सोलर पम्प्स के। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है वाटर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ये 2011 में 56% था, मतलब ये सोर्स इलेक्ट्रिसिटी 2017 में 70% हो गया। और लेटेस्ट रिपोर्ट शोज इलेक्ट्रिसिटी एज पावरिंग 77% ऑफ सोर्सेज, अ स्लोअर ग्रोथ रेट। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है सरपास्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टारगेट, व्हेन वाज द स्कीम लॉन्च्ड? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ने रोजगार सृजन लक्ष्य को पार कर लिया है। यह योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 1 अक्टूबर 2020। आपको जानना चाहिए 1 अक्टूबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च की गई थी, ताकि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकें, क्योंकि कोरोना के कारण कई लोगों की जॉब चली गई थी। ठीक है, तो इसके तहत जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इफ़को के साथ रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो उनको जो है प्रोत्साहित किया गया था कि आप हायरिंग कीजिए। तो यहाँ पर लिखा भी है, दिस स्कीम एम टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग दोज हु लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यू टू द पेंडेमिक बाय कवरिंग बोथ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट विद अप टू 1000 एम्प्लॉयज़। तो 1000 एम्प्लॉयज़ तक की जो कंपनीज हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा था। ठीक है, दोनों ओर से, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दोनों के तरफ से। फॉर इस्टेब्लिशमेंट विद ओवर 1000 employees, only the employees EPF contribution were covered in respect of new employees। तो अगर वे कंपनीज नए एम्प्लॉय रख रही थी, तो जो एम्प्लॉयज़ का EPF कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, यानी कि वेजेस का 12%, वो भारत सरकार द्वारा जो है कवर किया जा रहा था। ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन थी, और इसमें 7.18 मिलियन एम्प्लॉयज़ को जो है बेनिफिट मिला है। 31 जुलाई 2023 तक इसमें 7.58 मिलियन न्यू एम्प्लॉयज़ जो है एनरोल हुए हैं, यानी कि जो इसका इनिशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टारगेट था उसको ये सरपास कर चुकी है स्कीम। विच फुटबॉल क्लब वॉन इट्स 17th दुरंत कप टाइटल? किस फुटबॉल क्लब ने अपना 17वां दुरंत कप खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है मोहन बगान। देखिए, मोहन बगान सुपर जायंट, इन्होंने अपना दुरंत कप टाइटल जीता है, पहली बार जीता है 23 सालों में, और मतलब 23 सालों में ये फर्स्ट टाइटल है इनका। जीते तो और भी हैं, ठीक है, दुरंत कप टाइटल इन्होंने हराया है कोलकाता में ईस्ट बंगाल टीम को 1-0 से। आपको बता दें ये इनका 17वां दुरंत कप टाइटल रहा है। लास्ट टाइम इन्होंने साल 2000 में महिंद्रा यूनाइटेड को हराकर ये खिताब जीता था, तो 2000 के बाद अब जीत रहे हैं ये। दुरंत फुटबॉल टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले शिमला में हुआ था 1888 में, और ये ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है एशिया में, और 5th ओल्डेस्ट नेशनल फुटबॉल कंपटीशन है पूरे वर्ल्ड में। तो दुरंत कप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी कोई टीम इसे जीतती है। Which of these has been named as the official sponsor of the Indian contingent for the 19th Asian Games? इनमें से किसे 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन बी है अमूल। आपको जानना चाहिए 19वें एशियन गेम्स 2022 ये चाइना के हांगझोउ शहर में होने वाले हैं 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच में, और जो भारतीय दल इसमें पार्टिसिपेट करेगा उनके लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर अमूल को बनाया गया है। आपको बता दें भारतीय दल की में जो है 637 एथलीट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं अक्रॉस 38 डिफरेंट स्पोर्ट्स, और जो ये एशियन गेम्स 2022 होने वाले हैं इनका मोटो रहेगा हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर।
विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड मालवीय मिशन? किस मंत्रालय ने मालवीय मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपको जाना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है मालवीय मिशन। ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के साथ मिलकर इस मिशन को ऑपरेट करेगा। आपको बता दें जो ये मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसका मकसद है जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराना। साथ ही जो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने अनाउंस किया है कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर्स HRDCs इसको रीनेम किया जा रहा है मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर से। इंडियाज़ फर्स्ट UPI ATM हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर? भारत का पहला UPI ATM किस भुगतान समाधान प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, हिताची पेमेंट सर्विसेज। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने अनाउंस किया है कि इंडिया का फर्स्ट एवर UPI ATM हमने लॉन्च किया है और इसका नाम है हिताची मनी स्पॉट UPI ATM। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया है। आपको बता दें ये जो ATM है UPI ATM, ये इससे अगर आप कैश विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको जो कार्ड है उसकी नीड नहीं होगी। इसमें लिखा भी है UPI ATM allow users to withdraw cash from multiple accounts using the UPI ऐप। इसमें केवल आपको UPI ऐप की आवश्यकता होगी और आपको बता दें ये एक वाइट लेबल ATM होने वाला है। वाइट लेबल ATM आप सभी जानते हैं नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे ही आप ATM में जाएंगे उसको ऑपरेट करेंगे, इनिशिएट करेंगे तो आपको एक QR कोड स्कैन करना होगा अपनी UPI ऐप से। उसके बाद आगे आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। आपको बता दें जो हितैषी पेमेंट सर्विसेज है ये इकलौती वाइट लेबल ATM ऑपरेटर है जो कि कैश डिपॉजिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। विच इज़ द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया? भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, सांची। देखिए मध्य प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने हमारे देश की पहली सोलर सिटी सांची को इनोग्रेट किया है। आपको बता दें अब ये एक सोलर सिटी बन गई है और लगभग 13,747 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है वो रिड्यूस होगी, जो कि इक्विवेलेंट है मोर देन 2 लाख अडल्ट ट्रीज़ के। आपको जानना चाहिए कि भारत ने एक टारगेट रखा है कि 2070 तक हर स्टेट में एक सोलर सिटी डेवलप की जाएगी। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज सेलिब्रेटेड? नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, 7 सितंबर। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा डेजिग्नेटेड डे है। ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार 7 सितंबर 2020 को ये डे सेलिब्रेट किया गया था। आपको बता दें इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज का थीम रहेगा टुगेदर फॉर क्लीन एयर। महत्वपूर्ण डे है, पहले भी एग्जाम्स में इसका थीम पूछे गए हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए 7 नवंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन भी मनाया जा रहा है और ये पहली बार है जब ये डे मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने 77th सेशन जो कि दिसंबर 2022 में हुआ उसमें ये डिक्लेयर किया था कि 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन मनाया जाएगा और ये जो है इंटरपोल के साथ मिलकर ये डे मनाया जा रहा है और ये हाईलाइट करता है जो पुलिसिंग में जो महिलाओं का रोल है उसको। इट हाईलाइट्स द वाइटल रोल ऑफ वुमेन इन पुलिसिंग। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज साइंड अ स्पॉन्सरशिप डील विद विच इंडियन बैंक? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय बैंक के साथ प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक जिसके माफ़ कीजिएगा जिसके CEO सुमंत कटपालिया हैं। आपको बता दें इन्होंने एक मल्टी ईयर स्पॉन्सरशिप डील साइन की है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ।
और इस डील की शुरुआत होगी अब जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है भारत में, ठीक है, तो उसी के साथ ये स्पॉन्सरशिप भी इनकी शुरू होगी। आपको बता दें इस मल्टी ईयर डील की वैल्यू लगभग 20 से 24 मिलियन यूएस डॉलर की बताई जा रही है, 160 से 200 करोड़ के बीच में। हाल ही हमने ये भी जाना था कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए जो एक टॉप टियर स्पॉन्सर बना है मास्टर कार्ड। विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री स्पोर्टिंग एबिलिटीज रीबिल्डिंग एस्पिरेशंस एंड लाइवलीहुड स्कीम सबल। किस राज्य ने मुख्यमंत्री खेल योग्यता आकांक्षाओं का पुनर्निर्माण और आजीविका योजना सबल शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने मुख्यमंत्री स्पोर्टिंग एबिलिटीज रिबिल्डिंग एस्पिरेशंस एंड लाइवलीहुड स्कीम यानी कि सबल को लॉन्च किया है। साथ ही इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि राज्य में हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बदले अब राज्य चयन आयोग को सेटअप किया जाएगा हमीरपुर में। आपको बता दें सबल स्कीम का मकसद है हमीरपुर, सोलन और शिमला डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग जो 400 स्कूल्स हैं उनमें जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको जो है सुविधाएं प्रोवाइड कराना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराना। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड सिंपली सेव मर्चेंट कार्ड? निम्नलिखित में से किसने सिंपली सेव मर्चेंट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा एसबीआई। आपको जानना चाहिए एसबीआई कार्ड ने सिंपली सेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है। ये कार्ड माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लॉन्च किया गया है और इसमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट ऑप्शंस और भी कई सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको बता दें इसके तहत इजी एंड टाइमली एक्सेस किया जा सकता है क्रेडिट को, यानी कि लोन प्राप्ति में जो है इजीनेस रहेगी और इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म क्रेडिट एमएसएमईज को प्रोवाइड किया जा रहा है। इट ऑपरेट्स ऑन द रुपे नेटवर्क एंड कैन बी लिंक्ड टू यूपीआई फॉर पेमेंट्स थ्रू यूपीआई इनेबल्ड थर्ड पार्टी एप्स। दिनेश खारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, आप सभी जानते हैं। वहीं अभिजीत चक्रवर्ती ये एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ हैं। हु हैज़ टेकन ओवर एज द प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे? मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक का पदभार किसने संभाला है? सही आंसर ऑप्शन डी है श्याम सुंदर गुप्ता। आपको जानना चाहिए श्याम सुंदर गुप्ता ये प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर बनाए गए हैं सेंट्रल रेलवे के और इस पद पर ये मुकुल जैन को सक्सीड कर रहे हैं। सेंट्रल रेलवे की अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो 19 रेलवे जोन्स हैं उनमें से एक सेंट्रल रेलवे भी है। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में। और आपको बता दें जो फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइन चली थी वो सेंट्रल रेलवे के तहत ही चली थी, मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को, 170 साल पहले। What is the name of the annual training exercise conducted by the Western Air Command of the Indian Air Force? भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा आयोजित वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है त्रिशूल। आपको जानना चाहिए इंडियन एयर फोर्स ने अपनी एनुअल मेगा ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशूल को जो है स्टार्ट कर दिया है और इस बार लीड ले रही है वेस्टर्न एयर कमांड एक्सरसाइज की। तो यहाँ पर लेह से लेकर जो है राजस्थान के नल तक जो है ये पूरा कंडक्ट किया जा रहा है ना। ले इन लद्दाख टू नल इन राजस्थान, ऐसा होगा। आपको बता दें इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 17,000 आर्मी ट्रूप्स को यहाँ पर एयरलिफ्ट किया है इन लोकेशंस पर और काफ़ी तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर जुटाया गया है। ओवरऑल प्रिपेयर जो है इंडियन आर्मी यहाँ पर रही है। आपको जानना चाहिए हाल ही में चाइना ने 2023 एडिशन ऑफ द स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना लॉन्च किया था जिसमें पूरा अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन रीजन जो है चाइना के बॉर्डर के तहत दिखाया गया था, जिसका प्रोटेस्ट भारत ने किया। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू गेट इंडोनेशियन गोल्डन वीज़ा? इंडोनेशियाई गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है सैम अल्टमैन। आपको जानना चाहिए ओपन एआई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैम अल्टमैन ये फर्स्ट पर्सन है जिन्हें इंडोनेशियन गोल्डन वीज़ा प्राप्त हुआ है। आपको बता दें इंडोनेशिया सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कंट्री में आए
उसी के तहत ये इनिशिएटिव लिया गया है गोल्डन वीज़ा का। ओपन एआई आप सभी जानते हैं चैट जीपीटी की डेवलपर है। द को फाउंडर ऑफ द चैट जीपीटी क्रिएटर वुड एंजॉय प्रायोरिटी सिक्योरिटी स्क्रीन है। अब इनको इस गोल्डन वीज़ा में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, एक तो प्रायोरिटी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग एट एयरपोर्ट्स, लॉन्गर स्टे पीरियड्स एंड ईजियर एंट्री एंड एग्जिट प्रोसेसेस अमंग अदर पर्क्स। तो अपने देश में इंडोनेशिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए ये गोल्डन वीज़ा दिया गया है, ताकि जो फॉरेनर्स हैं यदि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं देश में, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 5 से 10 साल तक वो कंट्री में रह सकते हैं और कई सारे पर्क्स उनको मिलेंगे। विच PSU साइंड एन MOU विद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स। किस PSU ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है BEL। आपको जानना चाहिए नवरत्न डिफेंस PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL, इसने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो कि इसराइल की लीडिंग एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, इसके साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत जो भारत की रिक्वायरमेंट है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की, उसकी आपूर्ति की जाएगी। BEL के CMD प्रकाश श्रीवास्तव हैं और BEL का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ वनुअतु। वनुअतु के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है सेटो किलमैन। देखिए वानुअतु की पार्लियामेंट ने सेटो किलमैन को देश का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है और इस पद पर ये इस्माइल कालसाको को रिप्लेस कर रहे हैं। अगर हम बात करें वानुअतु की, ये एक वाई शेप्ड साउथ पैसिफिक ओशन नेशन है, रफली 80 आइलैंड्स से मिलकर ये बना है। इसकी कैपिटल पोर्ट विला है और करेंसी है वातु। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज साइंड एन MOU विद विच कंपनी टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न AI। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों को AI में निपुण करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है एडोबी। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन्होंने ग्लोबल सॉफ्टवेयर मेजर एडोबी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है टू हेल्प चिल्ड्रन डेवलप क्रिएटिव एक्सप्रेशन इन क्लासरूम्स यूजिंग द एप्लीकेशन एडोबी एक्सप्रेस। तो यहाँ पर ये जो एडोबी एक्सप्रेस है ये एक AI कंटेंट क्रिएशन ऐप है और जो देश में हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पर इस एडोबी एक्सप्रेस का फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। Training and certification in creativity and digital literacy will be provided to about 20 million students and 5 lakh teachers by 2027 using Adobe Express based curriculum। Adobe के बारे में आप सभी जानते हैं, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी, हेडक्वार्टर सैन जोस कैलिफोर्निया में है। शांतनु नारायण इसके चेयरमैन एंड MD हैं। US based multinational technology company Corning has announced to set up a $113 million गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन विच स्टेट। अमेरिका स्थित कंपनी कॉर्निंग ने किस राज्य में $113 मिलियन की गोरिल्ला ग्लास निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी तेलंगाना है। आपको जानना चाहिए US बेस्ड मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी कॉर्निंग, इन्होंने अनाउंस किया है कि हम भारतीय राज्य तेलंगाना में $113 मिलियन की लागत से गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करेंगे। आपको बता दें भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन होता है उसमें 6% शेयर तेलंगाना का है और इसके साथ जब ये फैसिलिटी सेटअप हो जाएगी तो आपको बता दें कि यहाँ पर रोजगार सृजन का भी काम देखने के लिए मिलेगा। विच पेमेंट प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड ऑल्ट ID सोल्यूशन फॉर इनहेंस्ड ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरिटी। किस भुगतान प्रसंस्करण निगम ने उन्नत ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा के लिए ऑल्ट ID समाधान लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी मास्टर कार्ड। देखिए मास्टर कार्ड ने ऑल्ट ID सोल्यूशन लॉन्च किया है जो भी गेस्ट चेकआउट ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए। ऑल्ट ID इज अ कस्टम मेड कैपेबिलिटी डेवलप्ड बाय मास्टर कार्ड टू क्रिएट एन अल्टरनेट आइडेंटिफायर फॉर द रियल कार्ड नंबर्स प्रोवाइडेड बाय कार्ड होल्डर्स ड्यूरिंग गेस्ट चेकआउट ट्रांजैक्शंस ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। बाकी आपको जानना चाहिए SBI कार्ड ने भी अपना जो इनका सुपर प्रीमियम कार्ड है ओरम, इसमें कई नए फीचर्स लॉन्च किए हैं
और these features are targeted at C-suite executives and high net worth individuals. With the enhancements, Aurum holders will be able to avail benefits worth up to rupees 2 lakh annually based on their spending. तो दोनों क्वेश्चंस कार्ड से संबंधित हैं, ये याद रखिएगा. Who received Dr. M.S. Swaminathan Award for contribution in agriculture research and development? निम्नलिखित में से किसे कृषि अनुसंधान और विकास में योगदान के लिए डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है. सही आंसर ऑप्शन सी है, PV सत्यनारायण. आपको जान लीजिए डॉक्टर PV सत्यनारायण जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रागोलू में. इन्हें 8वां डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है. ये अवार्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में प्रेजेंट किया गया. आपको बता दें इस अवार्ड में 2 लाख रुपए का कैश प्राइज और एक गोल्ड मेडल दिया जाता है. इस अवार्ड की स्थापना साल 2004 में हुई थी और उन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को दिया जाता है जिन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया हो. आपको बता दें MS स्वामीनाथन जिनके नाम पर यह अवार्ड है, इन्हें फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है. How many countries have been invited as guest countries in the G20 summit India? भारत G20 शिखर सम्मेलन में कितने देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है. सही आंसर ऑप्शन सी है, 9. आप सभी जानते हैं 9 से 10 सितंबर के बीच में न्यू दिल्ली में G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट होने वाली है और जो भी पावरफुल नेशंस हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं G20 के तहत आती हैं, उन सभी के लीडर्स हमारे देश में मौजूद रहने वाले हैं इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए. G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, इसमें 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन है. कभी कभी कंफ्यूज कर देता है एग्ज़ाम में मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए कि G20 में 20 कंट्रीज़ हैं, G20 का हेडक्वार्टर्स जो है अमेरिका में, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं. तो दोनों ही गलत हैं. ठीक है, G20 में 20 कंट्रीज़ नहीं है, G20 में 19 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है. अब देखिए 19 कंट्रीज़ को याद करने का बहुत सिंपल तरीका है. आप इसको कॉन्टिनेंट वाइज याद करें तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा. आप इस तरह से याद करें कि साउथ अमेरिका की कंट्री कौन सी है. इसमें आपने देखा कि अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील ये साउथ अमेरिका से आती हैं. फिर आपने देखा कि इसमें अफ्रीका से कौन सी है, तो अफ्रीका से साउथ अफ्रीका आपने देख लिया. ठीक है, फिर आपने इसमें देखा कि एशिया से कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो इंडिया तो है ही, है ना. इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया और आपका रशिया भी आप कह सकते हैं, है ना. और जो है आपका ये सऊदी अरब हो गया. ठीक है, इस तरह से आपने एशिया की देख ली. फिर जो बाकी बची वो आपने देखा कि यूरोप से हैं और साथ ही आपने भी देख लिया कि नॉर्थ अमेरिका से कौन कौन सी हैं, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका की हो गई. तो अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, है ना. आपने देख लिया कि साउथ अमेरिका से ये हैं 2 कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिका से ये हैं और यूरोप से ये हैं, भारत से ये हैं. तो अलग अलग करके चलेंगे, अफ्रीका से ये हैं, तो ज़्यादा इजी रहता है. आपको बताते हैं इस बार इन 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन के अलावा 9 कंट्रीज़ को भी गेस्ट कंट्री के तौर पर इनवाइट किया गया है. ये है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, द नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड UAE. तो ये गेस्ट कंट्रीज़ के तौर पर शामिल रहेंगी. अब ये याद रखिएगा सऊदी अरब तो है इसमें G20 में, लेकिन UAE नहीं है. आपको बता दें G20 एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है और एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है. कई बार यहीं पर ही कंफ्यूज किया जाता है ऑप्शंस में. साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं. साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं. दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें. अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें. आज का इस सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा. थैंक यू गाइस.